हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम लोग इस लेसन को आगे कंटिन्यू करते हैं, यानी कि हम लोगों ने इससे पहले परावर्तन के नियम पढ़ा था। तो परावर्तन के नियम में हमने दो चीज़ें देखिए सीखी थी। पहला क्या था कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। दूसरा था आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होता है। यानी कि इन दो नियम को हम लोगों ने बच्चों पिछले वीडियो में देखा था। तो अब आप इसमें ये तो जान ही रहोगे, आपतित किरण आने वाली किरण, ठीक है ना। आपतन बिंदु एक ही बिंदु पर जो आ रही है वो, और वहाँ अभिलंब और परावर्तित जो फिर लौटने वाली किरण, ठीक है ना। टकराकर किरणें सभी क्या हो, एक ही तल में होते हैं। तो इसको हम क्या समझते हैं, एक किसी भी एक एक्टिविटी के द्वारा इसको देखते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसको। पहला है परावर्तन के नियमों का अध्ययन। हमारा रेटिंग क्या है बच्चों, परावर्तन के नियम का अध्ययन। परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। इस नियम को समझने के लिए हम प्रायोगिक कार्य टू पृष्ठ संख्या 330 करके देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक आपको बाई प्रैक्टिकल बच्चों कराया जाता था स्कूल में, परावर्तन के नियमों का सत्यापन। ये एज ए प्रैक्टिकल हम लोग इसको करते थे, वही यहाँ पर है, इसको आप प्रैक्टिकल में करके देखेंगे। तो जब इस बार तो बच्चों ऐसा है कि कुछ सिचुएशन है ही नहीं कि स्कूल आपके रीओपन हो तो फिर आप लोग को ये प्रैक्टिकल वगैरह कराया जा सके, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट इसको हम लोग प्रैक्टिकल में करते थे। तो प्रैक्टिकल में करने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसमें हम लोग को कुछ आवश्यक उपकरण चाहिए होता था, जिसमें हमारा पहला होता था बच्चों ड्राइंग बोर्ड। क्या होता था, ड्राइंग बोर्ड, लकड़ी का बना ड्राइंग बोर्ड। समतल दर्पण, दर्पण स्टैंड, ड्राइंग पेन, 4 आलपिनें, 2 वस्तु पिन व 2 प्रतिबिंब पिन के रूप में, ठीक है ना। यानी 4 आलपिन लगती थी बच्चों इसमें, ड्राइंग पिन था, स्टैंड था, समतल दर्पण था, ड्राइंग बोर्ड, सफ़ेद कागज़, कंपास बॉक्स आदि इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। इसका सिद्धांत था कि जब प्रकाश की किरणें किसी तल पर आपतित होती हैं, तल ये भी आप समझ गए होंगे कि किसी देखिए तल पर आपतित होती हैं तथा तल से टकराकर उसी माध्यम में लौटती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि कोई भी प्रकाश की किरण एक तल पर आ रही हैं, आने के बाद उससे टकराकर वापस लौट रही, तो ये क्या है, घटना को परावर्तन कहते हैं। इस घटना को निम्नलिखित 2 नियम के अनुसार होते हैं। ये जो घटनाएं होती हैं उसमें 2 नियम होते हैं। पहला आपतित किरण, जो किरण आ रही है, परावर्तित किरण, जो किरण टकरा कर लौट रही है, और आपतन बिंदु जहाँ पर किरण आके टकराती है वो, और खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने इससे पिछले वीडियो में सीखा था कि तीनों एक ही तल में होते हैं, इसको भी हम लोगों ने अच्छे से देखा था। ये सेकंड है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण भी बराबर होगा और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। अब इसको कैसे करते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। विधि में क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम ड्राइंग बोर्ड लेते हैं, ठीक है ना। ड्राइंग बोर्ड लेते हैं, और ड्राइंग बोर्ड लेने के बाद उस पर सफ़ेद कागज़ लगाते हैं। फिर कागज़ पर सीधी रेखा एम डैश खींचते हैं। देखिए ऐसे एक ड्राइंग बोर्ड लिए, फिर उस पर एक सफ़ेद कागज़ लगाया, कागज़ पर एक सीधी रेखा खींचे एम डैश, ठीक है ना। फिर एक रेखा लगाकर सीधी रेखा खींचते हैं, और फिर उसमें क्या करते हैं बच्चों, हम उस पर चित्रानुसार अभिलंब लगा देते हैं। जैसे BN, बीचों बीच में क्या ले लेते हैं, एक अभिलंब लगा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से इसको सेंटर मानकर एक बीच में अभिलंब लगा लेते हैं। फिर एक रेखा AB खींचते हैं। इस यहाँ अभिलंब से जहाँ से मिलाते हुए एक रेखा क्या करते हैं, AB खींचते हैं, ठीक है ना, ताकि ये ABN एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण बन जाता है रेखा खींचने के बाद। यही क्या होता है, यही हमारा आपतित किरण है। अब यहाँ पर एक दो A और B इसको मान लेते एक रेखा है, और यहाँ पर P और Q 2 पिन लगाते हैं, ठीक है ना। अब रेखा है AB पर 2 पिनें लगाते हैं, P और Q लगाते हैं। अब दर्पण M के ठीक, अब ये इस पर किधर दर्पण रख देते हैं, यहाँ पर जो अभी हमने M डैश खींचा उसी पर ऐसे
दर्पण को ऊर्ध्वाधर खड़ा कर देते हैं, यानी कि उसको यहाँ पर रख देते हैं। फिर अब दूसरी ओर आर एस, ये आप देख रहे हैं, ये आर है, ये एस है, ठीक है ना। ये क्या है, ये प्रतिबिंब पिन इसको कहलाते हैं। ये हमारा क्या, प्रतिबिंब पिन। अब इस पी क्यू का प्रतिबिंब दर्पण पर बनेगा, उस पिन के प्रतिबिंब को देखते हुए दूसरी तरफ पिनें लगाते हैं ताकि ये चारों जैसे लगे एकदम चारों एक साथ सीध में हैं, चारों एक सीध में दिखे ना। आर एस इस प्रकार लगाएं कि चारों एक साथ सीध में दिखे। चारों पिनें क्रमशः निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग देखिए छोटे छोटे सर्किल बना लेते हैं, ठीक है ना, गोले यानी वृत्त बना लेते हैं। अब आर एस को फिर आर एस को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं बी से, ठीक है ना। अब यहाँ पर आर एस को मिलाते हुए एक रेखा खींचें, जो बिंदु बी पर देखिए मिलती है ना, यही हमारी क्या है, परावर्तित किरण। जो लौट रही है वो हमारी क्या है, परावर्तित किरण। और ये देखिए एरो इधर है तो ये आपतित किरण है, और ये हमारी इससे टकरा कर लौट रही तो ये क्या, परावर्तित किरण। तो अब ये चांदे की सहायता से अब हम क्या करते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण बनाते हैं। तो इसमें आपतन कोण क्या है, आपतन कोण हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आपतन कोण होगा ए बी एन, और परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, सी बी एन, ठीक है ना। इस प्रकार कोण ए बी एन का अगर जो मान है वो ए बी खींचकर इसी तरीके से क्या करते हैं, इसका मान निकालते हैं, और 3 से 4 बार इसी तरह से इस प्रैक्टिकल को करते हैं। अब इसमें आप एक बार देख लीजिए, एम डैश क्या है, समतल दर्पण है, ठीक है ना। बी एन क्या है, अभिलंब है। ए बी हमारी आपतित किरण है। बी सी परावर्तित किरण है। पी और क्यू क्या है, ये वस्तु के पिन है। आर एस क्या है, प्रतिबिंब पिन है। ए बी एन आपतन कोण है। सी बी एन परावर्तन कोण है। तो ये क्या करना है बच्चों, ये इस डायग्राम का नाम लिखकर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है, यही कि इसमें कौन आपतित किरण है, कौन परावर्तित किरण है, ठीक है ना। आपतन बिंदु, अभिलंब, दर्पण, और इस तरीके से आप इसको नाम को लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें, ताकि मैं भी देखूं कि आप इसको अच्छे से समझ पाए हैं कि नहीं। अब अगर आप देखिए इसका मान निकालेंगे, ए बी एन मान लीजिए हमारा ये 35 का है, ठीक है ना। आपतन कोण मान लीजिए 35 का है, तो परावर्तन कोण हमारा कितना होगा, 35 का होगा। यानी ये जो आपतन कोण है वो किसके बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। ये कभी नहीं होगा कि अगर ये हमारा 30 का है तो ये 35 का हो। अगर ये ऐसा आपका प्रैक्टिकल में आ रहा है, इसका मतलब आपका प्रैक्टिकल सही नहीं आपने किया। इस प्रयोग को आप फिर से करें, ठीक है ना। क्योंकि इसे अगर ये 40 का है आपतन कोण आई तो कोण आर बी हमारा किसका होगा, 40 का ही होगा। तो दोनों इक्वल होते हैं। तो हम लोगों ने यही सिद्ध किया है इस प्रैक्टिकल में कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। तो बच्चों इसको आप लोग ने थोड़ा सा सीखा है, इसको आप लोग के अगर स्कूल होते तो आप लोग इसको एज ए प्रैक्टिकल कर कर भी सीखते। सेकंड देख लेते हैं कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। देखिए आपतित किरण दर्पण जिस बिंदु पर पड़ती है आपतन बिंदु कहलाता है। आपतित किरण है ना, वो दर्पण पर जिस बिंदु पर आ रही है वो हमारा क्या कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि आपतित किरण, जो आपतित किरण कौन सी किरण, ये वाली किरण, ये किरण आ रही है ना दर्पण पर, तो ये क्या है, हमारी आपतित किरण है। और ये हमारा क्या है, आपतन बिंदु है। ये आपतित किरण है और आपतन बिंदु है, ठीक है ना। फिर अब ये टकरा कर क्या करेगी, इधर लौटेगी, तो ये कौन सी किरण है, ये हमारी परावर्तित किरण है, ठीक है ना। ये हमारा क्या बच्चों, आपतन बिंदु, और ये हमारी क्या बच्चों, आपतित किरण, ठीक है ना। ये आपतित किरण है। और जो हमारी जा रही है टकरा कर लौट रही वो क्या है, वो हमारी है परावर्तित किरण। ये तो आप लोग को पिछले भी बताया गया था वीडियो में, इसको भी आप लोग देखे होंगे। तो अब यहाँ पर बोला है कि आपतन बिंदु पर दर्पण से बनने वाला अभिलंब व आपतित, देखिए आपतन बिंदु से दर्पण पर बनने वाला यहाँ से अगर हम लेंगे तो ये क्या है, अभिलंब है। ये क्या है, अभिलंब,
ठीक है ना। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपतन बिंदु पर दर्पण से बनने वाला अभिलंब व आपतित किरण, देखिए आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब जिस तल में है, परावर्तित किरण भी उसी तल में है। देखिए जिस तल में है परावर्तित किरण भी उसी, यानी कि ये सब क्या है, एक ही तल में है, ये सब एक ही तल में है। यही परावर्तन का दूसरा नियम है। दूसरा नियम यही है ना कि आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, परावर्तित किरण, ये सब क्या है, एक ही तल में है। अभी आपने पहला नियम प्रायोगिक द्वारा देखा, उसको सीखा। दूसरा नियम में क्या है, बता रहा है कि ये सब एक ही तल में है। तो इसको आप लोग ने अच्छे से सीखा ना कि ये सारे हमारे क्या है, एक ही तल में, यानी आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब और परावर्तित किरण सब एक ही तल में है। यही परावर्तन का दूसरा नियम है। इस स्थिति में देखिए तीनों ही कागज के तल में, इस स्थिति में देखिए तीनों कागज के ही तल में है, यानी कागज का तल तो आप समझ गए होंगे कि इसी तल, इससे थोड़ा सा ऊपर उठेंगे बच्चों तो दूसरा तल, इससे पिछले वीडियो में भी हमने बताया था ना तल, लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है कि तीनों सब एक ही तल में है। फिर है परावर्तित किरण भी उसी तल पर है, यही परावर्तन का दूसरा नियम है। इस स्थिति में तीनों ही कागज के तल पर हैं। ऐसी स्थिति में ये आवश्यक है कि कागज की सतह समतल दर्पण के तल के ठीक अभिलंब पर हो। देखिए ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी होता है कि जो कागज़ की सतह है वो दर्पण के जो तल है उसके ठीक अभिलंब पर हो। यही इसको नीचे देख लेते हैं। नीचे दिए चित्र में दर्पण की सतह पर सीधा खड़ा रखा गया, नीचे के चित्र में दर्पण की सतह पर सीधा खड़ा रखा गया है। आपतित किरण लाल रंग की है जो आ रही है बच्चों, ये देखिए यहाँ पर इसको सीधा खड़ा रखा गया है ना, दर्पण को, ये मान लीजिए तल है, ठीक ना, और ये तल है ना। अब यहाँ पर क्या देखिएगा कि जो हमारा ये फर्स्ट तल है, देखिए इसको दिखाया गया तल भी ये, तो इसको कैसे, इसको आपको सिखाने के लिए यहाँ पर कलरिंग भी की गई है। देखिए ये स्थिति में आवश्यक है कि कागज की जो सतह है वो दर्पण के तल के ठीक अभिलंब पर हो। जो कागज की सतह है वो दर्पण के ठीक तल के अभिलंब पर हो। पहला, नीचे दिए गए चित्र में दर्पण की सतह, दर्पण को सतह पर सीधा खड़ा रखा गया है। देखिए सीधा खड़ा रखा गया। आपतित किरण लाल रंग की जो आ रही है वह अभिलंब के तल को पीले रंग में दर्शाया, ये अभिलंब है समझ लीजिए, ये पीले रंग में दर्शाया गया है। कागज की जी सतह वो दर्पण के तल के ठीक अभिलंब पर है, ठीक है ना, और अभिलंब को किधर दिखाया गया है, आपतित किरण लाल रंग में व अभिलंब को तल को पीले रंग में दर्शाया गया। परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार जो परावर्तन किरण है वो क्या करेंगे, नीले रंग से देखिए यहाँ पर दर्शाई जा रही हैं, ये भी इसी तल पर होंगी, यानी ये भी हमारी क्या है, इसी तल पर हैं। अब आप देखिए यदि हम दर्पण को नीचे चित्र के अनुसार घुमा दें तो क्या होगा, अभिलंब कहाँ जाएगा। अब देखिए ये तल पहला था, अब इसको थोड़ा सा घुमा दे रहे हैं, देखिए तल दूसरा ले रहे हैं ना, इस तल को घुमा दे रहे हैं, तो अब क्या होगा, इसको देखिए कि ये जो हमारा अभिलंब है वो कहाँ होगा। तो अभिलंब की दिशा को समझने के लिए किसी समतल दर्पण पर गोंद या मोम से एक माचिस की तीली पर लंबवत चिपका दें। अब दर्पण को अलग अलग कोणों पर घुमाकर माचिस की तीली यानी अभिलंब की दिशा को देखें। तो अब आपको ये देखने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, अभिलंब की दिशा को समझने के लिए किसी भी समतल दर्पण पर, कोई भी दर्पण पर गोंद या मोम से एक माचिस की तीली को लंबवत चिपका दें। किसको चिपकाना है, एक माचिस की तीली को लंबवत चिपकाना है, ठीक है ना। जब आप दर्पण को अलग अलग कोणों पे घुमाएंगे तो माचिस की तीली भी की दिशा आपको पता चल जाएगी, वही हमारी क्या होगी, अभिलंब की दिशा होगी, वही हमारी अभिलंब की दिशा। देखिए पहले में तो हम लोगों ने देखा कि एक दर्पण है वो खड़ा किया गया है, ठीक है ना, फिर वहाँ पर एक आपतित किरण जो लाल रंग में दिखाई जा रही है और अभिलंब के तल को पीले रंग में
दिखाया जा रहा है, अभिलंब के तल को पीले रंग में दर्शाया गया है, ठीक है ना। फिर प्रावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार प्रावर्तन का जो ये है हमारा के अनुसार प्रावर्तन यानी नीले रंग से दिखाई गई। ये जो किरण आ रही है ये कौन सी है, आपतित, टकरा कर लौट रही है, प्रावर्तित। इस तरीके से आपने इसको सीखा। फिर यदि दर्पण के चित्र को हम घुमा कर, यदि हम दर्पण के चित्र को थोड़ा घुमा दें, घुमा कर देखें तो क्या होगा। अब यहाँ पर पहला अभिलंब देखिए, हम लोग यहाँ पर देख रहे थे बीचों बीच में ना बच्चों, इसको देखे थे ना पहले तल को। अब यहाँ पर देखिए घुमाने के बाद क्या हो रहा है, घुमाने के बाद नई स्थिति में अभिलंब, ये हमको दिख रहा है ना नई स्थिति में। अब यानी कि घुमाने पर, दर्पण को घुमाने पर अभिलंब भी हमको क्या लग रहा है, अपनी जगह से हट गया है, यानी घूमा हुआ है। यहाँ पर भी यही कंडीशन है बच्चों, अपनी जगह से हट गया है, थोड़ा घूमा हुआ है अभिलंब, ठीक। तो अगर हमको इसको देखने के लिए नहीं समझ में आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभिलंब की दिशा को समझने के लिए किसी भी समतल दर्पण पर गोंद या मोम से एक माचिस की तीली को लंबवत चिपका दें, ठीक है ना। फिर अब दर्पण को जब अलग अलग कोण पर घुमाएंगे तो माचिस की तीली यानी अभिलंब की जो दिशा है उसको देख लेंगे आसानी से, तो हमको समझ में आ जाएगा कि यानी कि दर्पण को घुमाने पर, कोण को घुमाने पर जो अभिलंब है वो भी हमारा नई स्थिति में प्राप्त होता है हमको। तो इसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पर देखते हैं कि समतल दर्पण को घुमाने पर परावर्तित किरणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी तो आपने देखा कि आपने अभिलंब की दिशा भी हमारी मूव होती है, घूमती है, ठीक है ना, दर्पण को घुमाने पर। क्या आप समतल दर्पण को जब हम घुमाते हैं तो परावर्तित किरणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी देख लेते हैं। यदि समतल दर्पण को थीटा इक्वल यानी 35 कोण से घुमा दें तो दर्पण पर बनने वाले अभिलंब की दिशा क्या होगी, ठीक है ना। यानी कि अगर आप इसको थीटा कोण से 35 के कोण से घुमा दे रहे हैं तो बनने वाले दिशा, हम इसे चित्र 4 के द्वारा समझेंगे। एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण ए बी पर अभिलंब से 52 कोण यानी 52 कोण पर आपतित होती है। अब आपतित किरण को स्थिर रखते हुए समतल दर्पण को आपतन बिंदु पर थीटा इक्वल 35 कोण से घुमा दें तो आपतन बिंदु पर बना अभिलंब भी पूर्व स्थिति यानी थीटा इक्वल 35 कोण से घूम जाता है। इस समय दर्पण की नई स्थिति ए डैश बी डैश व अभिलंब की नई स्थिति ओ एन डैश हो जाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि आपतन कोण नई स्थिति में पूर्व की तुलना में छोटा हो जाता है। क्या आप बता सकते हैं नई स्थिति में परावर्तन कोण कितना होगा। तो देखिए पहला तो बच्चों ये है कि पहले तो हमको इस तरह से समतल दर्पण जिस पर कोई किरण आ रही थी तो यानी परावर्तन आपतन कोण और परावर्तन कोण का देखिए मान यहाँ इक्वल है, यानी कोण आई इक्वल 52, कोण आर इक्वल 52। ये अभिलंब है, ये पूर्व का ओ एन, ठीक है ना। अब इस सेकेंड सिचुएशन में देखिए इसी दर्पण को थीटा 35 कोण पर घुमा दिया गया, यानी थोड़ा सा इसको ऐसे से ऐसे मूव कर दिया गया। देखिए ये ऐसे है ना, अब इसको 35 पर इस दर्पण को ऐसे किया गया, यहाँ पर देखिए थोड़ा घुमा दिया गया। अब देखिए ये तो हमारा पूर्व का अभिलंब है, लेकिन जो अभी हमारी आपतित किरण यानी आर ओ आ रही है ना, आ रही, तो ये देखिए हमारी ये नई स्थिति में आ जाएगी यानी, और नया अभिलंब इधर बनेगा। फिर हमारा एस यानी ओ एस ये सब ये पहले वाला, ये पहले की सिचुएशन नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा टर्न हुआ, घुमाने पर कोण भी घूम रहा, अभिलंब की भी दिशा बदल रही है, नई दिशा। अब इसमें ये बोल रहे हैं बच्चों कि इस समतल दर्पण की नई स्थिति यानी ए डैश बी डैश, नई स्थिति ये हमारी ए डैश बी डैश पर बना अभिलंब भी पूर्व की स्थिति थीटा कोण से घूम रहा है। पहले की स्थिति में तो ये ऐसा अभिलंब है यहाँ पर देखिएगा, लेकिन घुमाने पर ये अभिलंब की स्थिति भी बदल रही है, नया अभिलंब है, ओ एन ए डैश मिल रहा है। जैसा कि हम देखते हैं कि आपतन कोण जो है यानी कि ये 52 से ये छोटा हो रहा है ना, आपतन कोण छोटा हो गया कि नहीं, कोणाई का मान पहले की स्थिति से ये छोटा हो गया,
पहले की स्थिति से आपतन कोण जो है नई स्थिति की तुलना में पूर्व से क्या मिल रहा है, छोटा मिल रहा है। तो क्या प्रावर्तन कोण का भी मान छोटा होगा? तो हम लोग तो ये जान ही गए हैं कि आप प्रावर्तन के नियमों का में 2 नियम में, सेकंड नियम में पहला नियम यही तो था बच्चों कि आपतन कोण और प्रावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। अगर मान लीजिए ये हमारा 30 डिग्री का होगा तो प्रावर्तन कोण भी हमारा 30 डिग्री का होगा, यानी ये भी उतना ही होगा जितना आपतन कोण होगा, में प्रावर्तन कोण भी छोटा ही होगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिएगा, पहली सिचुएशन तो ये मिली बच्चों, सेकंड अगर 35 कोण पे घुमा रहे ये सेकंड में, और थर्ड में देखिए ये हमारा इस तरह का, जब दर्पण को थोड़ा सा ट्विस्ट यानी घुमाया गया है तो हमको इस तरह का डायग्राम मिल रहा है, यानी कि ये हमारा आपतन कोण है, ये हमारा प्रावर्तन कोण है, और ये हमारी नई स्थिति हमको थीटा इक्वल टू 35 कोण के घुमाने की ये स्थिति हुई। अब यहाँ पर हम देखते हैं ओ एन हमारा क्या है, पूर्व अभिलंब। ठीक है ना। ओ एन डैश नया अभिलंब है। आर ओ आपतित किरण है। ठीक है ना। ओ एस पूर्व प्रावर्तित किरण है। ओ एस क्या है हमारी, ये पूर्व प्रावर्तित किरण है। फिर ओ आर पूर्व प्रावर्तित किरण। अब ओ एस हमारी क्या है, अब ओ एस डैश हमारी क्या है बच्चों, ओ एस डैश ये हमारी नई प्रावर्तित किरण है। तो ये अभी हम लोगों ने इस डायग्राम में सीखा, और इसको अच्छे से पढ़िएगा बच्चों। जब तक आप इसको अपने से रीड नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं समझेंगे, जब तक आपको समझ में ये चीज़ें नहीं आएंगी, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए। अभी देखिए यहाँ पर इसको हल किया गया है कि नए अभिलंब के आपतन कोण, यानी देखिए, यानी कोण आई -35 है इक्वल 52 डिग्री पे है। अगर हम इसको क्या करेंगे, -35 से 35 बन रहा था ना, इससे माइनस करेंगे तो 17 डिग्री का हमको ये मिल रहा है। फिर प्रावर्तन के नियम के अनुसार कोण आई इक्वल कोण आर, ये भी हमने था, अतः नया अभिलंब पर प्रावर्तन कोण भी हमारा इतने ही एंगल का होगा, यानी कि 17 एंगल का मिलेगा हमको। तो कोण एस ओ एन और कोण एस डैश ओ एन डैश में अब अंतर निकालेंगे बच्चों, तो हमारा 52 + 30 इन सबको हम जोड़ देंगे और माइनस क्या करेंगे, -17 से इसको घटा देंगे तो हमको ये डिफरेंस मिल जाएगा। अर्थात हमारी प्रावर्तित किरण जो थी वो 70 डिग्री इक्वल 2 × 30 पर प्राप्त हुई, यानी इसको घुमाने पर ये प्राप्त हुई। अब अतः जब समतल दर्पण आपतन बिंदु पर थीटा कोण से घूमता है तो प्रावर्तन किरणें इसको 2 थीटा कोण से घूम जाती हैं, यानी कि अगर हमारा समतल दर्पण आपतन बिंदु से थीटा कोण से घूम रहा है तो प्रावर्तन किरणें क्या हो जाएंगी, वो भी 2 थीटा कोण से घूम जाती हैं। तो इसको आप लोग बच्चों सीखिए, इसको अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। और उसी बस आप लोगों का होमवर्क में उसी डायग्राम को आपको क्या करना है, हर चीज़ें क्लियर करके भेजनी है कि जो आपतन कोण क्या है, इसमें प्रावर्तन कोण क्या है, उसको पढ़िए और अच्छे से उसको भेजिए। और बहुत ही कम बच्चे होमवर्क को करते हैं और सेंड करते हैं, जैसे लगता है आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग अपने होमवर्क को प्रॉपरली करिए बच्चों, और प्रॉपरली सेंड करिए, तभी आपको भी पढ़ाने में मज़ा आता है। तो अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट, मैं बार बार फोर्स करती हूँ बच्चों कि आप लोग वीडियोस को अच्छे से देखिए, होमवर्क को सेंड करिए, लेकिन बच्चों को लगता है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बहुत ही कम स्टूडेंट जो बच्चों का होमवर्क आ रहा उनसे लगता है वही थोड़े से एक्टिव हैं, उनको पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट है, बाकी को तो कोई मतलब ही नहीं है, बस देखे और हो गया। बच्चों पता नहीं आप लोग इसमें कितने व्यूज़ दिखता है हमको कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कि नहीं, तो आप लोग वीडियो को प्रॉपरली देखिए। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।